हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट। कल मैंने आपको बताया था, कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था मृत भांड के बारे में अपन ने बात कर ली थी, काष्ठ शिल्प की बात कर ली थी अपन ने, पाषाण शिल्प की, स्टोनवेयर की बात कर ली थी, वस्त्र की बात कर ली थी। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे चमड़ा शिल्प, कांच शिल्प, कठपुतली कला यानी पपेट्री, आभूषण ज्वेलरी, धातु शिल्प, हाथीदांत शिल्प, आइवरी, बांस के बेस शिल्प और टोकरी बुनाई आदि की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे हस्त शिल्प के अंदर चमड़ा शिल्प यानी कि लेदर क्राफ्ट की बात करें अपन, तो भारत में चमड़े का उपयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व से होता आ रहा है। प्रारंभ में इसका उपयोग बैठने, तलवार, मयान, सजावटी वस्तुओं के रूप में किया जाता था, या तो तलवार की मयान बनाने में या सजावटी वस्तु के लिए किया जाता था। चमड़ा शिल्प भारत के सबसे प्राचीन वंशानुगत हेरिडिटी शिल्पों में से एक है। इस शिल्प के जुड़े कारीगर पहले चर्मकार कहलाते थे, बाद में इन्हें मोची कहा जाने लगा। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ की खाल की टैनिंग की प्रक्रिया अलग अलग होती है। यहाँ पे हमारे पास भारत में चमड़े से बनी वस्तुओं के जूते, चप्पल सबसे प्रमुख है। राजस्थान के प्रसिद्ध चमड़ा उत्पादन कौन कौन से हैं? मोजड़ी है, घोड़ों व ऊँटों की सजावटी काट है, कॉपी है, नमक, ये चमड़े की बोतल होती है, एक हैंड बैग है, और चमड़े के फीते हैं। इस बार ये चमड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक नाम सुना होगा, गुची। नाम सुना है गुची का? गुची ने क्या करा, हमारे जो कोल्हापुरी जो चप्पलें थी, कोल्हापुरी जो चप्पलें थी उसकी कॉपी बना दी, और कॉपी बना के हमारे से इजाज़त भी नहीं ली इंडिया वालों से, और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से भारत सरकार ने कंसर्न भी रेज कराया, और जो है जो गुची को बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी है कोल्हापुरी चप्पलों के लिए। ठीक है, तो कोल्हापुरी चप्पलें इस बार थोड़ी फेमस रही हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है चमड़े के मामले में। यहाँ पे हस्तशिल्प, चमड़ा शिल्प की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक फैशन के दौर में चमड़े के परिधान यानी कि लेदर के गारमेंट्स युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। आपने देखा होगा जो चादर पहनी, वो क्या बोलते हैं, जैकेट पहनते हैं लेदर की, इस तरीके की जो परिधान होते हैं लेदर की, कोई जीन्स है या कुछ इस तरीके से, वो थोड़ी फेमस है आजकल। भारत में विभिन्न स्थानों अलग अलग प्रकार की चर्म शोधन तकनीकें प्रचलित है। चर्म शोधन का मतलब होता है जो रिफाइन करने वाली, ऐसा थोड़ी है कि खाल उतार के डायरेक्ट पहन लेते, उसको रिफाइन करा जाता है। प्रमुख केंद्र कौन से हैं? होशियारपुर है पंजाब के अंदर, रायचूर है कर्नाटक के अंदर, चांदा है मध्य प्रदेश के अंदर, अलवर है राजस्थान के अंदर। मगरमच्छ और सांप की खाल से बनी वस्तुएं भी प्रसिद्ध हैं, जैसे वॉलेट, बटुआ होता है, पाउच होता है, बेल्ट होता है, और हैंडबैग होता है। कांच शिल्प के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ग्लास क्राफ्ट के बारे में। भारत में कांच शिल्प का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। महाभारत में भी कांच के उपयोग का उल्लेख मिलता है हमें। माना जाता है कि प्राचीन काल में कांच पीसे हुए क्रिस्टल से बनाया जाता था। कांच के कटोरे, गिलास या टबलर, इत्र की शीशियाँ आदि वस्तुएं बनाई जाती थी। मुगल काल में इत्र की कांच की शीशियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। प्राचीन बौद्ध स्तूपों से कांच पर नक्काशी के प्रमाण मिलते हैं हमारे पास। कांच का उपयोग बोतल, जार, दीपक, चिमनी, ग्लो आदि बनाने में व्यापक रूप से यूज होता है। कांच की चूड़ियाँ भारत की सबसे लोकप्रिय व सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली कांच की वस्तुओं में से एक है। हस्तशिल्प के अंदर जो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद भारत का ग्लास सिटी कहलाता है हमारे पास। ग्लास सिटी कौन सा है? फिरोजाबाद। जो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है वो ग्लास सिटी कहलाता है हमारे पास। अधिकांश लोग कांच उद्योग से जुड़े हैं। पहले ये मुख्यतः कांच की चूड़ियाँ बनती थी, अब अनेक प्रकार के कांच के उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं यहाँ पर। कांच का एक अन्य प्रसिद्ध उपयोग रंगीन द्रव से भरे खिलौने, जिसे हम पंचकोरा तथा हल्के फुल्के जो हुक्के के जो मुंह होते हैं उसके निर्माण के लिए भी काम में लेते हैं इसको। भारत में आधुनिक कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? एक तो भोपाल है मध्य प्रदेश के अंदर, और पटना है बिहार के अंदर, अमृतसर पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, और तंजावुर तमिलनाडु के अंदर। आज ही न्यूज़ आई है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जो 100 वस्तुएं ऐसी हैं जो हल्की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम बाहर से इंपोर्ट करना बंद करेंगे और हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करेंगे। उसके अंदर कुछ वस्तुएं जो हैं ग्लास की भी हैं, तो ग्लास इस साल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कठपुतली कला देख लेते हैं, यानी पपेट्री। कठपुतली एक सार्वभौमिक लोक कला है तथा संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत में कठपुतलियों के रूप, रंग और शैली क्षेत्र अनुसार विभिन्न है, लेकिन इनकी मूल विशेषताएं समान है। आपने देखा होगा कि साउथ साइड के अंदर बड़ी बड़ी कठपुतलियाँ, वो एक वाइट कलर का पर्दा लगा देते हैं, उसके पीछे बड़ी बड़ी जो है पपेट, बड़ी बड़ी तरीके से मूर्तियाँ दिखेंगी आपको,
मूर्ति नहीं है, वो एक तरीके से पपेट होती है, बड़ी पपेट होती है नॉर्थ इंडिया की तुलना में बहुत बड़ी, और वो पर्दे के पीछे चलाई जाती है, मतलब आगे बल्ब रहता है और पर्दे के पीछे बल्ब रहता है, उसकी जो परछाई है वो पर्दे पे गिरती है और लोग बाग देखते हैं उसको। हमारे यहाँ पे जो दिखती है वो पर्दे के आगे की साइड में कठपुतली दिखती है यहाँ पे। तो दोनों में फ़र्क ये है, आपको ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए। सूत स्ट्रिंग पपेट होती है, डंडा जो रोड पपेट होती है, छाया कठपुतली वाली पपेट होती है, दस्ताना यानी जो हाथों में पहन कर उसको चलाते हैं वैसे ही। सूत कठपुतली कौन सी होती है? ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रमुख रूप से पाई जाती है। इन्हें मेरियोनेट भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें धागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनके हाथ पैर धागों से जुड़े होते हैं जिन्हें आसानी से विभिन्न मुद्राओं में चलाया जा सकता है। ठीक है। सूत कठपुतली क्या होती है हमारे पास? जिनके अंदर सूत मतलब एक धागा लटका हुआ होता है सूत का, और उससे उसको कंट्रोल किया जाता है, तो वो सूत कठपुतली कहलाती है हमारे पास। ठीक है। अगली है हमारे पास जो है कठपुतलियाँ सामान्य लकड़ी से बनाई जाती हैं और उनकी ऊंचाई लगभग 8 से 12 इंच होती है। इनके बाल, चेहरा, हाथ प्रकृति वनस्पतिक रंगों से रंगे जाते हैं। प्रत्येक कठपुतली को दो धागों द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल या संचालित किया जाता है। मंच पर संचालक कठपुतली के पीछे खड़ा रहता है ताकि दर्शकों को वह दिखाई ना दे। राजस्थान की कठपुतली सबसे प्रसिद्ध है। काट का अर्थ होता है लकड़ी और पुतली का अर्थ होता है गुड़िया। इसकी ऊंचाई लगभग 2 फीट होती है। इसका सिर लकड़ी का, आंखें बड़ी और शरीर कपड़े सजावटी वस्तु से बना होता है। अधिकांश राजस्थानी कठपुतलियों के पैर नहीं होते हैं। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है हमारे पास, राजस्थानी जो कठपुतलियाँ होती हैं उसके पैर नहीं होते हैं। इन्हें लंबी घाघरा स्कर्ट से ढका जाता है। राजस्थान की कठपुतली प्रस्तुति मुख्यतः ढोला मारू। ढोला मारू जानते हैं कि आप क्या है? ढोला मारू एक लव स्टोरी है हमारे पास, जो है ढोला और मारू की एक लव स्टोरी है, जो अपन आगे अगर अपन को टाइम मिला तो एक बार पढ़ेंगे। बहुत फेमस लव स्टोरी है ढोला मारू की। तो कई बार लव, और एक ढोला मारू मैंने थोड़ा देसी दारू के अंदर भी आता है, वो वाला नहीं बात कर रहे अपन, जो लव स्टोरी है ढोला मारू की उसके बारे में बात करेंगे। जैसे लोक कथाओं पर आधारित है ये। अब यहाँ पे ओडिशा की कठपुतली देखेंगे तो ओडिशा की कठपुतली का प्रमुख नाट्य रूप कौन सा है? सखी नाटा या कंदेही नाटा, राधा कृष्ण लीला और गोप लीला। ओडिशा की कठपुतलियों को कुंदेही कहा जाता है। ये कठपुतलियाँ हल्की लकड़ी से बनाई जाती है। इनके पैर नहीं होते हैं तथा इन पर लंबे वस्त्र पहनाए जाते हैं। इनमें अधिक जोड़ होते हैं। इनसे इसकी गतिशीलता बेहतर होती है। धागों को नियंत्रण करने के लिए त्रिकोणीय नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक इस तरीके की एक डंडी होती है, उसको यूँ हाथों में फंसाया जाता है और इधर की साइड में धागा होता है, इधर की साइड में धागा होता है, इधर की साइड में धागा होता है, इधर की साइड में धागा होता है। मतलब इसका जो है कंट्रोल ज़्यादा होता है उनके पास। जैसे अपन राजस्थान के अंदर देखेंगे तो सिर्फ ये 2 उंगलियों के अंदर और एक अंगूठे के अंदर जो है वो धागों को बांधा जाता है ताकि अपन मूवमेंट कर सकें। लेकिन जब आप उड़ीसा के अंदर जाएंगे तो इस तरीके का एक आपको सांचा दिखेगा जो हाथ से पकड़ा रहता है और चारों जो है उनके हिस्सों के ऊपर जो धागा लपटा रहता है, तो 4 टाइम कंट्रोल बढ़ जाता है इसका। इसलिए इसका उपयोग मुख्यतः उड़ीसा की लोक कथाओं तथा भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कथाओं के प्रदर्शन में होता है। कर्नाटक की प्रसिद्ध कठपुतली बॉम्बे अट्टा कहलाती है। कर्नाटक की कठपुतलियाँ यक्षगान के पात्रों पर आधारित बनाई जाती है। इस कठपुतलियों में बॉल एवं सॉकेट जोड़े होते हैं जिनसे इन्हें आसानी से विभिन्न मुद्राओं में चलाया जा सकता है। यक्षगान का नाम सुना है आपने पहले या पहली बार सुन रहे हैं? यक्षगान, यक्षगान बढ़िया बात है। आगे चलते हैं। कठपुतली कला के बारे में केरल की पावाकुथु कठपुतली है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है अपने पास। एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए कठपुतली कला है। कठपुतली केरल की पावाकुथु जो कठपुतली है, केरल की पावाकुथु 18वीं सदी से प्रचलन का एक प्रसिद्ध दस्ताना यानी ग्लोव कठपुतली परंपरा है। इन कठपुतलियों की ऊंचाई 1 से 2 फीट की होती है। इन पर कथकली नृत्य जैसी का प्रभाव दिखाई देता है। कथकली अपन ने एक बार सुना था कथकली के बारे में, अपन ने मोहिनीअट्टम और कथकली। जो केरल है वहाँ पे 3 जो है डांस फॉर्म है, उनको अपन देखेंगे। कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ये सारी देखेंगे अपन। इनका सिर और हाथ लकड़ी से बनाए जाते हैं तथा शरीर मोटे कपड़े से तैयार किया जाता है। कठपुतलियों के चेहरों को रंग धातु की पन्नी यानी कि जो फॉइल होती है, टीन फॉइल, और मोर के पंख आदि से सजाया जाता है। गर्दन के नीचे का भाग खोखला होता है जिससे कलाकार अंगूठे और छोटी उंगली की सहायता से कठपुतली को संचालित करता है
तमिलनाडु में भी दस्ताना कठपुतली की परंपरा वाला प्रमुख राज्य है, जहाँ कठपुतलियाँ केरल की शैली से काफ़ी मिलती जुलती है। मतलब आप ये देखिए कि जो ऐसा मुंह होगा ना, मुंह और जो इसका धड़ होगा इस तरीके से, यहाँ पे पीछे एक छेद होता है हाथ फंसाने का, तो जो अंगूठा होता है उससे तो ये नाड़ को कंट्रोल करा जाता है, और उंगलियों से इनके हाथों को और इस शरीर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन दस्ताना कठपुतली। यहाँ पे है दस्ताना कठपुतली जो ग्लव्स पपेट्री है। दस्ताना कठपुतली को स्लीव, हैंड या पाम कठपुतली भी कहा जाता है हमारे पास। ये कठपुतलियाँ लकड़ी, कपड़े या कागज़ से बनाई जाती है। सिर के नीचे 2 हाथ से जोड़े होते हैं तथा शरीर एक लंबा वस्त्र होता है। इसमें धागों का उपयोग नहीं होता है। कलाकार अपने हाथों की उंगलियों से इन्हें संचालित करता है। दस्ताना कठपुतली की परंपरा मुख्यतः उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल में प्रचलित है। इनकी कथाएं क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। उत्तर प्रदेश सामाजिक संदेशों पर आधारित प्रस्तुति होती है, और ओडिशा में राधा कृष्ण की कथाएं प्रमुख रूप से प्रस्तुत की जाती है। इसमें कठपुतली कला की बात कर रहे हैं। ये कठपुतलियाँ मुलायम लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली कला चेहरा, सिर, गर्दन, पेट, छाती लकड़ी के होते हैं। ये इनकी ऊंचाई लगभग निश्चित होती है। महिलाएं कठपुतली जो होती है लगभग 22 इंची की होती है, और पुरुष कठपुतली मतलब 28 इंची की इस तरीके की होती है। यहाँ डंडा या सूत के दोनों प्रकार की कठपुतलियाँ मिश्रित रूप से पाई जाती हैं इसके अंदर। रोड कठपुतली की बात करेंगे अपन। रोड कठपुतली जो ग्लव कठपुतली का विकसित रूप है। इसमें नीचे डंडे का सहारा दिया जाता है। यह पुतुल नाच जो होता है पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक रोड कठपुतली शैली है। इन कठपुतलियों की ऊंचाई लगभग 3 से 4 फीट होती है, और सिर मुख्य डंडे से जुड़ा होता है, जबकि दोनों हाथ अलग डंडों के नियंत्रित किए जाते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक लंबा डंडा होता है जिसके अंदर मुंह और पूरा शरीर फिट होता है, और एक आड़ा डंडा होता है जिसके अंदर दोनों हाथ फिट होते हैं। तो ये जो डंडों का जो मूवमेंट होता है, ये बीच में से इस तरीके से होता है कि हाथों से ही आप पूरा शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं इन 2 डंडों से ही। कलाकार अपनी कमर पर बांस का बना सहारा बांधता है, जिस पर कठपुतली का मुख्य डंडा टिकाया जाता है। प्रस्तुति के दौरान कलाकार पर्दे के पीछे खड़ा होकर डंडों की सहायता से कठपुतली को संचालित करता है। रोड कठपुतली एक छाया कठपुतली यानी शेडो पपेट्री भी होती है। ओडिशा की रोड कठपुतली पश्चिम बंगाल की रोड कठपुतली से समान है, लेकिन इनके संचालन करने की तकनीक अलग है। ओडिशा में कलाकार पर्दे के पीछे जमीन पर बैठकर कठपुतलियों का संचालन करता है, जबकि बंगाल वाली में थोड़ी अलग है। प्रस्तुति के दौरान कोल्ह यानी ढोल, करताल यानी मंजीरा जैसे वाद्य यंत्रों से संगीत बजाया जाता है। बिहार की पारंपरिक रोड कठपुतली यमपुरी कहलाती है। यमपुरी कठपुतली लकड़ी की बनी होती है, और इसमें जोड़ यानी जॉइंट नहीं होते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की कठपुतलियों जितनी लचीली नहीं होती है। अब जैसे सवाल ऐसे बनते हैं, अब आपसे कोई पूछे कि निम्न शब्दों के ऊपर विचार कीजिए। अब आपको 4 शब्द दे दिए। कौन कौन से शब्द दे दिए आपको? पहला दे दिया यमपुरी, ठीक है। दूसरा शब्द दे देंगे आपको कोई भी एक छल जो है उड़ीसा की कोई एक छाया कठपुतली या कुछ भी, आपको 4 नाम दे दिए। अब आपसे पूछेगा ये किसके उदाहरण है, फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो कितना हार्ड पूछ लिया। लेकिन आपको थोड़ी टेक्निकल डिटेल में जाओगे तो आपको हर क्वेश्चन सरल लगने लग जाएगा। शुरू में कोई भी चीज़ देखते हैं तो अपन को हार्ड ही लगते हैं। अभी धीरे धीरे जब अपन सोल्व करने लग जाएंगे क्वेश्चन 100-150 जब आप क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन सरल लगने लग जाएंगे। अभी पहली बार में देखोगे तो आपका क्या कंपटीशन का बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, जिनको हार्ड लग रहे हैं मेरे ख्याल से। कंपटीशन वाले बच्चे तो रात दिन जूझते रहते हैं इन सवालों से। तो मेरे जीवन में समथिंग में 10,000 से ज़्यादा सवाल सोल्व कर दिए होंगे ऐसे। तो हम क्या है रात दिन जूझते रहते थे, तो हमारे को आदत है। आपका कंपटीशन का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत आएगी शुरू में, लेकिन आपकी आदत पड़ जाएगी। छाया कठपुतली कौन सी होती है? शेडो पपेट्री। छाया कठपुतलियों के नीचे ये पकड़ी गई बांस की एक केंद्रीय छड़ी द्वारा संचालन किया जाता है इसको। ये मुख्य छड़ी कठपुतली के सिर तक जाती है, जबकि दोनों पतली छड़ियाँ हाथों से जुड़ी होती हैं। मतलब आपने देखा होगा कि मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि एक आदमी है, ये नीचे बैठा है ना, और उसने एक लंबा डंडा यूँ पकड़ रखा है, जिसको अपने कमर से बांध रखा है लंबे डंडे को, और उसके जो हाथ हैं उन हाथों के ऊपर एक और डंडा बंधा हुआ है जो उस आदमी ने पकड़ रखा है उस डंडे को।
तो वो एक डंडा ऊपर करता तो ये वाला हाथ ऊंचा हो जाता है, दूसरा डंडा ऊपर करता तो ये वाला हाथ ऊंचा हो जाता है। शरीर ऊंचा करना होता है तो बीच का जो बांस है उसको ऊंचा करता है तो शरीर ऊंचा हो जाता है। इस तरीके से पकड़ के रखता है वो पूरी कठपुतली को। छाया कठपुतली किसी विशेष अंग को हिलाने के लिए लंबी छड़ी सिर के लगे क्रॉस पीस कठपुतली उपयुक्त छल्लों पर लगाया जाता है, लूप्स पर लगाया जाता है। ये सामान्यतः चमड़े की बनी सपाट आकृतियाँ होती हैं जिन पर दोनों ओर चित्रकारी की जाती है। पीछे से तेज प्रकाश डालने पर इनकी छाया पर्दे पर दिखाई देती है। प्रकाश और पर्दे के संयोजन से रंगीन छाया का प्रभाव उत्पन्न होता है। यह कला ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रचलित है। थोलू बोमलाटा आंध्र प्रदेश का एक वो है। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी छाया कठपुतलियाँ पाई जाती हैं। माना जाता है कि इनकी परंपरा ईसा पूर्व काल की है तथा चालुक्य, काकतीय और सातवाहन शासकों के संरक्षण में इसका विकास हुआ है। इन प्रस्तुतियों में मुख्यतः महाकाव्यों, रामायण, महाभारत और पुराणों की धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं का संगीत के साथ मंचन किया जाता है। रावण छाया ओडिशा की बहुत फेमस है। ओडिशा की इस छाया कठपुतली शैली का शाब्दिक अर्थ है रावण की छाया। इसकी कथाएं केवल रामायण पर आधारित होती हैं। ओडिशा में मान्यता है कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती जबकि राक्षसों की छाया पड़ती है। ये कठपुतलियाँ आकार में छोटी होती हैं। इनके हाथ पैरों के जोड़ नहीं होते हैं। इन कठपुतलियों को हिरण की खाल से बनाया जाता है। इनका कथावाचक चित्रण रामायण के पर्दों पर आधारित काव्यात्मक एवं नाट्य शैली में किया जाता है। इस कठपुतली कला में पशु, पेड़ पौधे आदि गैर मानवीय पात्रों का भी अक्सर प्रयोग किया जाता है। थोलपावा कुथु केरल के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुथु आप याद रखना, कुथु की बात चल रही है। थोल का मतलब होता है चमड़ा और पावा कठपुतली और कुथु का मतलब होता है नृत्य। इस कला को तमिलनाडु के वेल्लाला चेट्टी समुदाय द्वारा केरल लाया गया था। बाद में ये केरल की स्थानीय लोक कथा के रूप में विकसित हुई थी। ये कठपुतली कला मुख्यतः मंदिरों और धार्मिक उत्सवों में प्रस्तुत की जाती थी। जिन गांवों में उनका प्रदर्शन होता था वहाँ कुथु मंडप नामक स्थायी मंच बनाए जाते थे। प्रदर्शन में आज भी नारियल के खोल व तेल के दीपकों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश कथाएं कंब रामायण, अब देखो ये कौन सी रामायण आ गई, ये साउथ की रामायण है कंब रामायण। जो अगर आप जो रामायण पढ़ेंगे अपनी वाली जो वाल्मीकि जी की है उनकी और कंब रामायण में बहुत अंतर मिलेगा आपको। कंब रामायण पर आधारित होती है जिसमें तमिल कवि कंबर जो तमिल कवि कंबर ने लिखा था। इन कठपुतलियों का अधिकांश आकार लगभग 30 इंच ऊंचा और 25 इंच चौड़ा तथा न्यूनतम आकार 8 इंटू 5 इंची होता है। केरल में यह कला विशेष रूप से 21 दिनों तक चलने वाले वार्षिक मंदिर महोत्सव में रामायण की कथा के मंचन के लिए प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प या कठपुतली कला की जब बात करते हैं, ये कठपुतलियाँ आकार में बड़ी होती हैं। इनके दोनों और अलग अलग रंगों से चित्र किए जाते हैं। थोलू बोमलाटा का मंच बांस से बनाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 21 फीट, गहराई 6 फीट और ऊंचाई 10 फीट होती है। इन्हें हिरण, बकरी, गाय, बछड़े और भैंस की खाल से बनाया जाता है। खाल को संसाधित कर मानव आकृतियों, पशुओं व प्राकृतिक वस्तुओं के आकार में काटा जाता है। पारंपरिक पर्दा को 6-6 गज लंबे कपड़े से जोड़कर बनाया जाता है जिसे मंच के सामने कस कर लगाया जाता है। यह टोगालू गोम्बेटा कर्नाटक का है हमारे पास। माना जाता है कि यह कला महाराष्ट्र के किल्ले क्याता नामक दुरंतु समुदाय द्वारा कर्नाटक लाई गई थी। इस शैली में कठपुतलियों का आकार पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार होता है। बड़ी कठपुतलियां राजा एवं धार्मिक नेताओं तथा छोटी कठपुतलियां गरीबों दासों को प्रतिनिधित्व करती है। पंचालिका विहारा या पंचालिक्स बोलते हैं जिसे, असम की यही है। असम में छाया कठपुतली की परंपरा बहुत पुरानी है लेकिन इसके प्राचीन होने में स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पंचाली या पंचालिक्स या पंचालिका विराह शब्द एक विशेष प्रकार की कठपुतली नाटक के लिए प्रस्तुत किया जाता है। असम में छाया कठपुतली कला लगभग समाप्त हो चुकी है जबकि सूत कठपुतली आज भी पुतला नाच, पुतका भावना और पुतलका भोरिया के रूप में प्रचलित है। असम के कठपुतली नाटकों की सांस्कृतिक विरासत समान है।
लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उनकी शैली और प्रस्तुति महत्वपूर्ण विभिन्नताएं देखने को मिलती है हमारे पास। अब आभूषण के ऊपर आ जाते हैं। ये पार्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष आंखें बंद कर सकता है आराम से। भारत में आभूषण भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रत्येक आभूषण जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु आदि से जुड़ा होता है। प्राचीन काल में आभूषण बीज, सीप, पत्ते, फूल और मेवों आदि से बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए चंपा या चमेली की कलियों की माला आज भी चलती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आभूषणों की क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है हमारे पास। भारत में आभूषण मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्गों द्वारा पहने जाने वाले भारी ठोस व चांदी के आभूषण। शहरी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले नाजुक व कलात्मक आभूषण। सिर के आभूषण कौन कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सारे आभूषण याद करने हैं आपको। कमर पे कौन सा आभूषण बांधा जाता है, सर पे कौन सा पहना जाता है, पैरों की चिटकियों में कौन सा पहना जाता है, पैरों के हाथों के अंदर कौन से आभूषण पहने जाते हैं, और ये सारे आभूषणों के आपको नाम भी याद रखने हैं। चक बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक सिर पर पहनने वाला आभूषण है। इसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है और इस पर चारों ओर पुष्प आकृतियां बनी होती है। चक के आधा दर्जन से अधिक प्रकार हैं। चक उच्च, ऊपर रंगीन पत्थर जड़ा होता है। चक बोरन वाला, किनारों पर गोल मनके तथा चांदी की जंजीरें लगी होती हैं। चक फूल, धातु के तार से दो अतिरिक्त जंजीरों के साथ जुड़ा होता है। चक मीना वाला, यहाँ पे रंगीन मीनाकारी से सजाया जाता है। राजस्थान के मोर के पंखों से बनी माला, मुकुट जैसे सिर की सजावट को मोर पट्टा कहा जाता है। आपने कभी जनजाति के बारे में सुना है? एक जनजाति है, मैं आपको नाम बताऊं, हिमाचल प्रदेश के अंदर शायद तक है वो। खस जनजाति के बारे में सुना है आपने? खस जनजाति नहीं सुना? नहीं सुना? हाँ नाम है, कोई तो जवाब दो। है, सुना है? आप कभी गूगल करना है, खस जनजाति है जो आपको हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के अंदर मिलेगी। वो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। और आज भी जैसे क्या होता है कि अगर उनके घर में 5 भाई हैं, 1 से लेकर 5 भाई हैं, तो उन 5 का विवाह एक ही महिला से होता है ना। वहाँ पे दिक्कत यह है कि बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पे जो लैंड है वो बहुत छोटी है, तो वहाँ पे डिवाइडेशन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका जो है डिवाइडेशन वो करना बहुत मुश्किल है। तो आज भी वहाँ पे यही प्रथा चलती है, चाहे भाई 2 हों, 3 हों, 5 हों, कितने भी हों, महिला एक ही रहेगी उनके पास, ठीक है। और जो महिला से जो बच्चा होता है, पहला बच्चा बड़े भाई का होगा, दूसरा बच्चा दूसरे भाई का, तीसरा बच्चा तीसरे भाई का। इस तरीके से आज भी वो चलता है और वो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। अगला है हमारे पास नाक के आभूषण। नाक के आभूषणों के अंदर बुलाक भारत का सबसे प्रचलित जो है नासिक का आभूषण है, जिसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप पाए जाते हैं। और किन्नौर में इसका आकार जो है खोखले उभरे हुए पीतल के पत्ते जैसा होता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये पान के पत्ते के आकार का होता है। दक्षिण भारत में इसे हीरे या मणिक, रूबी तथा अन्य रंगीन रत्नों से सजाया जाता है। नाथ या बालू भी भारत के अनेक भागों में पहने जाने वाला प्रमुख नासिक आभूषण है। नथ बोलते हैं ना, जिसे आपने देखा होगा, नथ अपने राजस्थान के अंदर बोलते हैं नथ, है ना। नथ जो है वो नाथ और नथ ये सारे एक ही उसके हैं, जो नाक में पहने जाते हैं बेसिकली। इसका आकार सामान्यतः लोंग जैसा होता है, जिससे जो छोटे मोती या रत्न से जुड़े होते हैं, तथा ऊपर एक बड़ा मोती व रत्न लगाया जाता है। कर्ण आभूषण, इयरिंग्स जिसे अपन बोलते हैं। कान के आभूषणों को सामान्यतः झुमका या कर्णफूल कहा जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कर्ण आभूषणों की डिजाइन और क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। गुर्जर महिलाओं के कर्ण आभूषणों के तार की बुनी हुई जंजीर 2 गोल लटकनों से जोड़ती है। ये लटकन कान के ऊपर बालों में लगाया जाता है। खुल कांचे लगभग 1 दर्जन आभूषणों का एक समूह होता है, जिनमें कपड़े की पट्टी लगाकर बालों के ऊपर लटकाया जाता है। मुल्लू चांदी से बना पत्ती के आकार का आभूषण होता है, जो त्रिकोणीय प्लेट से जुड़ा होता है और बालों और कानों में पहना जाता है। ब्रागर जिसे बोलते हैं, पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाने वाला विशेष कर्ण आभूषण है।
इसमें एक बड़ा स्वर्ण छल्ला, दो गोल मोतियों के बीच शंकु के आकार का फिरोजा लगा होता है, मतलब एक इस तरीके से होगा और यहाँ पे इस तरीके से गोला यूं करके बना हुआ होगा, इसे शंकु बोलते हैं। शंकु बेसिकली क्या होता है, जो स्वीट आइसक्रीम खाते हैं ना अपन, जो कौन होता है उसे शंकु बोलते हैं अपन, ठीक है। ये सारे आभूषण आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। चलो ठीक है। फूल झुमका होता है, कर्ण फूल होता है, लटन होती है और टोटी होती है, राजस्थान के हैं ये। पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं? पैरों के आभूषणों में दो प्रकार के होते हैं, बिच्छी होती है और पायल होती है। बिच्छियों को अंगूठा भी कहा जाता है हमारे पास, और ये पूरे पैर की उंगलियों को ढकने के लिए दोहरी बिच्छियाँ का भी प्रयोग किया जाता है। बिच्छियाँ सामान्यतः मछली, बिच्छू, व्रत, फूल आदि के आकार में बनाई जाती है। पायल जो होती है ये टकने में पहनी जाने वाली एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें अनेक सजावटी लटकन लगे होते हैं। पैरों के आभूषण के अंदर कुछ क्षेत्रों में पायल को पेरी या रुआ पेरी तथा पैजामा कहा जाता है। पेरी जो है अंडाकार या ओल आकार की होती है। इसमें सामान्यतः 4 गोलाकार जो है पट्टियाँ शंकु के आकार में मोतियों के गुच्छों में लगी रहती है। पैजाम जो होती है कई जंजीरों को आपस में जोड़कर बनाई जाने वाली लचीली पायल है। इनकी पंक्ति गोल छोटी मोतियों की होती है जो फूल के आकार के टुकड़ों तथा बड़े पुष्पाकार भागों की जुड़ी होती है। बड़े फूलों से छोटे खोखले मोती लटकते रहते हैं। मध्य प्रदेश में लौंग के आकार वाले मनकों से बनी पायल को लौंग कसौती कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में मोटी चांदी के तारों को लपेटकर बनाई गई पायल को टोड़ा कहा जाता है या शिंदे शाही टोड़ा भी कहा जाता है। कोई मेरे को बता सकता है क्या दक्कन कहाँ पर है अपने पास? साउथ में है क्या? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो है भारत को 4 हिस्सों में बांटा जाता था। जो हमारा उत्तर भारत था, दक्षिण भारत था और पश्चिम भारत था, दक्षिण भारत था, और नीचे वाला जो है ये जो है दक्षिण भारत नहीं था, सॉरी, ये जो है दक्कन कहलाता था। तो आप अमीर खुसरो की एक वो पढ़ेंगे कविता, उसमें देखा था उत्तर देखा पूरब देखा, है ना, उत्तर देखा पश्चिम देखा, उत्तर दक्षिण देखा, उत्तर देखा दक्कन देखा, मगर तुस्सा कोई नहीं देखा। मतलब वो एक तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं, जो अपने गुरु हैं या पीर पैगंबर हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो दक्कन तक जो है पहले जो साउथ था वो दक्कन ही कहलाता था हमारे पास। ऐसा कोई राजा आपको याद आ रहा है जिसने अपनी राजधानी को पूरा दक्कन शिफ्ट कर दिया था? शिवाजी महाराज, मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने क्या करा था, किसी भी लंगड़े आदमी को भी नहीं छोड़ा था और पूरी की पूरी दिल्ली खाली करवा के और दक्कन की तरफ शिफ्ट करा दिया था। वो उनका थोड़ा गलत मूव हो गया था, बाकी याद रखना आप। यहाँ पे है कमरबंद, बेल्ट जिसे बोलते हैं अपन। कमरबंद चपटी धातु की पट्टी या मुंडी हुई धातु से बनाया जाने वाला आभूषण है। यह सामान्यतः सोने चांदी का होता है। महाराष्ट्र में कमरबंद कई धातु की पट्टियों से जोड़कर बनाया जाता है जिन पर फूलों की नक्काशी होती है। दक्षिण भारत में कमरबंद लंबी और सुंदर सजावट वाली धातु की पट्टी होती है। यह विवाह और आभूषणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गले के आभूषण, यह हसली एक मोटी एक कठोर गले का हार है जो बीच में मोटा, सिरों पर पतला होता है। इसे रेखांकन, नक्काशी तथा उभारदार कार्य से सजाया जाता है। गले के आभूषण सजावट के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है अष्टम गला का माला जिसे बोलते हैं अष्टम गला का माला, एक होता है कासुम लाई, एक होता है मोहन माला, चंद्रमालंग, रुपयार, पुतलियार और फलाकारस या मंगा माला। मंगा माला आम के आकार की रत्नों से सजा होती है। गले के आभूषण के अंदर, गले के आभूषण साधारणतः चांदी के हार से लेकर कीमती रत्नों, धातुओं सजे भव्य तथा विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो किन्नौर में त्रमानी नामक हार प्रचलित है जिसमें 3 खोखले मन के होते हैं, उन पर 3 एप्लिक कार्य किया जाता है।
अब ये त्रिमानी कहाँ पे चलता है? किन्नौर में। किन्नौर कहाँ पर है आपको पता है क्या? किसी को नहीं पता किन्नौर कहाँ है? चलिए छोड़ो। अच्छा, कन्नौज। डोडमाला पहाड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध हार है। इसमें बड़े कोकले मन के होते हैं तथा दोनों सिरों पर पान के पत्ते आकार की प्लेटें लगी होती हैं। चंद्रहार 5 से 11 ये लड़ियों वाला, इसमें तारे आकार की सजावट अलंकृत किया जाता है। सिरों पर त्रिकोणीय प्लेटें होती हैं। कच्छ हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला चोकर, ये एक परतों के छोटे मनकों तथा 2 त्रिकोणीय चांदी की प्लेटों से बनाया जाता है। बाजूबंद जो होता है, बाजूबंद का उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य आभूषणों के रूप में पहने जाने वाला और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए पहने जाने वाला। टोड़ा जिसे बोलते हैं, टोड़ा 2 या 3 गोलाकार नलिकाओं से बना बाजूबंद है जिन पर मोटी धातु की प्लेट जोड़ी जाती है तथा मन को और पुष्प डिजाइनों से सजाया जाता है। बाहसूता चांदी के तारों से बुनकर बनाया गया बाजूबंद है जिससे नक्काशीदार चांदी की पट्टियों से निश्चित दूरी पर बांधा जाता है। नागमुरी क्या होती है? यू व वी आकार की बाजूबंद है जो मोटे चांदी के तारों को गूंथकर बनाया जाता है। इसे सामने की ओर फूल का डिजाइन होता है। बाजूबंद धातु के छल्ले और डोरियों से बनाया जाने वाला एक आभूषण है। तमिलनाडु के बाजूबंदों पर रेपू से तकनीक से गरुड़, चील, तोता, सर्प आदि की आकृतियां बनाई जाती हैं। अग्रबाहु या आभूषण निर्माण की तकनीकें कौन कौन सी हैं? अग्रबाहु आभूषण कड़ा पुरुषों, महिलाओं, बच्चों द्वारा अग्रबाहु में पहने जाने वाला मोटा व कठोर कंगन है। इसकी सतह सामान्यतः सजावटी नक्काशी होती है। आभूषण निर्माण की तकनीकें कौन कौन सी हैं? आभूषण सामान्यतः सांचे के बनते हैं। एक तो सांचे की सहायता से बनाए जाते हैं। इनमें निर्माण के विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। एक है गरम मुलम्मा। इस तकनीक में आभूषण पर सोने की पतली परत चढ़ाई जाती है। तीसरी है, इस प्रक्रिया में पहले वस्तु की क्विक सिल्वर लगाया जाता है, फिर इसके ऊपर सोने की परत रखकर गर्म किया जाता है जिससे वह स्थायी रूप से चिपक जाती है। देखा होगा आपने, कोई धातु के ऊपर ऐसे पतली सी पन्नी लगा देते हैं, उसको गर्म करते हैं, वो फिर पिघल के उसके ऊपर चिपक जाती है। आभूषण निर्माण की तकनीकें कौन कौन सी है? एक तो है कुंदन जड़ाई। उच्च शुद्धता वाले सोने से भरी खोखली जगह में कुंदन पत्थरों को जोड़ने की तकनीक। इसमें सामान्यतः अनकट रत्नों का उपयोग किया जाता है। मीनाकारी, इस तकनीक में आभूषण पर फूल, पक्षी, मछली आदि की बारीक आकृतियां बनाकर रंगीन पारदर्शी परत चढ़ाई जाती है। जयपुर, वाराणसी, नाथद्वार मीनाकारी के लिए प्रमुख केंद्र है। कुंदन और मीनाकारी का प्रयोग अक्सर एक साथ किया जाता है जिनमें आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है। एक है फिलिग्री, महीन धातु के तारों से आभूषण बनाने की कला है ये फिलिग्री। इस तकनीक में धातु के तारों को खींचकर विभिन्न आकार दिए जाते हैं। छोटे आभूषण सीधे बनाए जाते हैं जबकि बड़े आभूषणों के छोटे छोटे भाग कर बाद में उन्हें जोड़ दिया जाता है। मोती, पर्ल्स भी आभूषणों के व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मोतियों का विशेष महत्व होता है और इन्हें प्राय विशेष अवसरों पर पहना जाता है। आभूषण निर्माण की तकनीकों के अंदर टाइप देख लेते हैं। लाख के आभूषण, लाख का राई युक्त पदार्थ है जो एक कीट से प्राप्त होता है। सामान्यतः पीपल, बेल व बेर के पेड़ों में पाया जाता है। लाख का उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है, कच्चे माल के रूप में और वस्तु को रंगने के लिए। लाख के आभूषणों के प्रमुख केंद्र बंगाल, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। रत्नों की परंपरा का मुख्य केंद्र राजस्थान है। रत्न भी भारतीय आभूषणों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। रत्नों, मूंगे और शंख पर नक्काशी की कला भारत में अत्यंत विकसित है। हस्तशिल्प के अंदर धातु शिल्प यानी मेटल वेयर की बात करेंगे अपन। भारत के समृद्ध धातु शिल्प परंपरा प्राचीन काल से आधुनिक युग तक की यात्रा अपन देखेंगे पूरी। सबसे पहला है हमारे पास धातु शिल्प के अंदर प्रारंभिक साक्ष्य। तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। यह बात आप ध्यान रखना, तांबे के अंदर जो है कौन सी धातु मिलाते हैं अपन? टीन मिलाते हैं। और कौन सी चीज़ बनती है? ब्रॉन्ज बनता है यानी कांसा बनता है।
और कांसे की नृत्यिका अपन को कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो के अंदर। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि तांबे के अंदर टिन मिला के जो कांसा बनाने की प्रथा थी ये बहुत एंटिक है अपने पास, है ना, जो बहुत पुराने समय से यानी कि 5-6 हज़ार साल पहले से अपने पास चलती भी आ रही है, बनाया जाता है। इसमें मृत्स्य पुराण में इसका जो उल्लेख मिलता है जो लगभग 200 से 500 ईस्वी के बीच ही लिखा गया था। तक्षशिला की खुदाई से धातु शिल्प की उन्नत कला के प्रमाण मिले हैं। बाद में अभिजात वर्ग एस्ट्रोकेट्स इसका उपयोग अपने संदेशों व उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए करता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की करती युवती की कांस्य प्रतिमा लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व धातु ढलाई की मूर्ति कला की उत्कृष्ट कला का प्रमाण। धातु शिल्प को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: धार्मिक प्रतिमाएं, अनुष्ठानिक प्रतिमाएं और उपयोगी वस्तुएं। एक आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो अपने पास अशोक काल है ना, अशोक की जब काल की बात करेंगे तो जो स्तंभ मिले हैं अपन अशोक के जो स्तंभ मिले हैं वो क्या है, सरनाथ के अंदर जो स्तंभ मिला है वो स्तंभ जो है वो पॉलिश करे जाते थे, मतलब लाल बलुआ पत्थर से निकालते थे और उसके ऊपर एक पॉलिश होती थी, उसको बोलते थे अपन आप। ये आप करी जाती थी इसके ऊपर, है ना, और इस पॉलिश से क्या होता था, धातु जैसी चमक आ जाती थी इसके ऊपर, और ये इतनी विकसित थी कि सालों साल तक ये पॉलिश हटती नहीं थी। लेप बोलते हैं, आपका लेप करते थे इसके ऊपर। ये क्या समय के साथ हम निकल गए हमारे हाथ से, मतलब हम भूल गए इस चीज़ को, जो है अशोक के समय पे ये बहुत फेमस थी ये आप वाली विधि, लेकिन अभी हमारे बीच मतलब हमें इस विधि का जो है ज्ञान नहीं है, जो कारीगर थे वो अब नहीं रहे या हमें इस चीज़ के आगे कारीगर नहीं मिले। धातु शिल्प वैदिक एवं ऐतिहासिक परंपरा। भारत में प्राचीन काल से धातुओं के उपयोग का उल्लेख वेदों में मिलता है। भारत की प्राचीन जो धातु की मजबूती के उदाहरण कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा के लोह बीम तथा दिल्ली के कुतुब मीनार के लोह स्तंभ है। लोहे का उपयोग घरेलू वस्तुओं, हल, कृषि उपकरण, चाकू, तलवार, लकड़ी, कुल्हाड़ी आदि बनाने के लिए अंदर किया जाता है, जो मशीनी युग के आने के बाद धीरे धीरे कम हो गई। तांबा यानी कॉपर, कांसा यानी ब्रॉन्ज सबसे प्राचीन अलोह धातु है हमारे पास मानी जाती है। इनके हल्के वजन और जंग रोधी गुणों के कारण औजार बनाने का प्रयोग किया जाता था। इनका दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली 3 प्रमुख प्रकार की हैं: लोह धातु हैं, अलोह धातु हैं और मिश्रित धातु हैं। आपको याद है कि जो अपने दिल्ली के अंदर आपने देखा कुतुब मीनार के अंदर एक लोह स्तंभ लगा हुआ है, उस लोह स्तंभ को कौन दिल्ली लेके आया था? आपको पता है क्या पहले कहाँ था और फिर बाद में कहाँ था और फिर उसके बाद दिल्ली कौन लेके आया उसको? वो बता सकता है कहाँ लगा हुआ था ये? हैं? नहीं, कहाँ पर लगाया गया था ये? किस मंदिर में था ये? विष्णु मंदिर में। अरे विष्णु तो आप खुद भी विष्णु जी हैं, मैं वैसे नहीं बता रहा। विष्णु मंदिर मतलब नाम होगा ना उस मंदिर का, हैं? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी मेरे पास, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं वो तो आपका मैं समझ गया, लेकिन किस मंदिर में लगा हुआ था ये? इसकी एक पीछे की कहानी भी है कि जो दिल्ली जो नाम पड़ा है वो इस लोह स्तंभ को जब लगाया गया था तो ये ढीला रह गया था, तो दिल्ली के नाम से इसका जो नाम है वो दिल्ली पड़ा था। ये भी एक स्टोरी है दिल्ली की कहानी की, दिल्ली के नाम की। तो आप ये पढ़ के आना कि ये लोह स्तंभ, इसके ऊपर एक गरुड़ भी था, ऊपर एक गरुड़ भी था। वो ये पहले किस मंदिर में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, और फिर इसे दिल्ली में कौन लेके आया था, और पहले कहाँ था और फिर उसके बाद में इसको कहाँ लगाया गया। ठीक है, ये पढ़ के आना इसके बारे में। इसके ऊपर एक जो है लेप लगाया गया है, जिंक का जो है, जिंक का एक लेप लगाया गया है, वो भी आप पढ़ के आना कौन सा लेप है, जिसके कारण इसके ऊपर 2000 साल से आज तक जंग नहीं लगी है। ठीक है, वो भी पढ़ के आना। मेटोलॉजी का सवाल है। अरे फास्फोरस नहीं है, आप पढ़ के आना। ठीक है, धातु शिल्प कच्चा माल एवं निर्माण प्रक्रिया। धातु बनाने में मुख्यतः पीतल, तांबा और बेल मेटल का उपयोग किया जाता है। पीतल जो है हमारे पास ब्रास जिसे बोलते हैं, तांबा और जस्ता मिला के बनती है ये पीतल। पीतल कैसे बनती है हमारे पास? पीतल बनती है तांबे को, अगर आप तांबे को जो हमारे पास तांबा है, तांबे को अगर आप किस में जोड़ दोगे, जो है आप जस्ता जानते हो ना आप, जस्ते में अगर आप जोड़ दोगे तो आपको पीतल बन के आ जाएगी।
और जो बेल मेटल होती है, बेल मेटल किसे बोलते हैं? तांबा और जो टीन, इनको जोड़ा जाता है, उसके जो बनती है उसको बोलते हैं बेल मेटल। धातु शिल्प बनाने का कच्चा माल खनिजों को गलाकर या पुराने धातु को कबाड़ को पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। वस्तुओं का निर्माण या तो गर्म करके हथौड़े से धातु को आकार देकर या पिघला के जो धातु की मिट्टी अथवा मोम के सांचे में डालकर उसको बनाया जाता है। मोम के सांचे में जिस धातु को डाल के बनाया जाता है उस विधि को क्या बोलते हैं अपन? वैक्स विधि। बेल मेटल अपनी मुलायम सतह और सुनहरे रंग के कारण आकर्षक माना जाता है। इसका प्रयोग प्राय रसोई के बर्तन और भोजन परोसने के पात्र बनाने में किया जाता है। बेल मेटल जो है ओडिशा के बेल मेटल का उद्योग पूरे राज्य में विकसित है, जहां आकर्षक आकार के विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। धातु शिल्प ओडिशा का प्रमुख हस्तशिल्प है और बड़ी संख्या में कारीगरी से जुड़े हुए हैं। यह कला मुख्यतः कंसारी समुदाय द्वारा की जाती है, जबकि ढोकरा कला मुख्य रूप से सिथुलिया समुदाय द्वारा की जाती है। पुरी की रथ यात्रा के दौरान बेल मेटल से बने घोंग और मंजीरा का व्यापक प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण ओडिशा में घंटी जो बेल मेटल से बनाई जाती है, पशुओं के गले में पहनाई जाती है। बेल मेटल केरल की बात करेंगे। केरल विभिन्न प्रकार के आकार आकृतियों में बेल मेटल के बर्तनों बनाने की प्राचीन परंपरा रही है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तिरुवनंतपुरम को जानता है क्या? कहाँ की राजधानी है? केरल की राजधानी है। इर्जलाडुकू और कासरगोड़ा बेल मेटल के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ मुख्य धातु पीतल, टीन, तांबा का मिश्रण होती है, जिसमें घंटियाँ, दीपक, धातु की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। सजावटी वस्तुओं में आभूषण, बॉक्स, पानदान, जार आदि बनाने के लिए सुंदर पुष्प लता की नक्काशी होती है। मुसारी पारंपरिक कारीगर जो बेल्ट मेटल का कार्य करते हैं। ये कम माला समुदाय की 6 उपजातियों में से एक है। कम माला का अर्थ होता है सुंदर वस्तु बनाने वाला कारीगर। बेल मेटल गुजरात की बात करेंगे अपन। गुजरात में जामनगर यानी वडवारा, विजयनगर और सिरोह बेल मेटल के प्रमुख केंद्र हैं हमारे पास। इस शिल्प के कारीगर कसारा कहलाते हैं। सिरोह में 240 किलोग्राम वजन वाली प्रसिद्ध गिरनार सिरोह में 240 किलो वजन वाली प्रसिद्ध गिरनार मंदिर की घंटी बनाई गई थी। यहाँ बड़े तांबे के जो मंदिर ढोल भी बनाए जाते हैं। इस क्षेत्र की एक विशेषता पीतल ब्रास का फर्नीचर है। लकड़ी पर धातु जड़ाई तथा पीतल की मेज, स्टूल, कुर्सी भी बनाई जाती है। यहाँ पे शुद्ध धातु से बने अत्यधिक सजावटी फर्नीचर का उपयोग पहले राजमहल और धनी घरानों में किया जाता था। बेल मेटल सजावट मणिपुर आप देख लेना। मणिपुर के अंदर क्या है? मणिपुर अपने बेल मेटल व लास्ट वैक्स तकनीक से बनी धार्मिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट जो वैक्स होती है, यह वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों से अलग होती है। यहाँ पे सांचों का उपयोग किया जाता है। पहले वस्तु की मिट्टी और भूसी से सांचा बनाया जाता है, उसे फिर पिघलाकर पॉलिश करके मोम की परत चढ़ाई जाती है। मणिपुर के प्रसिद्ध धातु शिल्पों में कृष्णकांत नामक बड़ा पात्र व सेंगा नामक सुपारी रखने वाला पात्र भी शामिल है। तमिलनाडु की तंजावुर के अंदर जिले में नाचिया जो कोयल है में बेल मेटल शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ कावेरी नदी के किनारे मिलने वाली भूरी रेत सांचे बनाने के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। यहाँ के कारीगर पाथर कहलाते हैं। प्रमुख उत्पादन फूलदान है, टम्बलर है, पीकदान है। कोई जानता है पीकदान क्या होता है? मोमबत्ती स्टैंड, केरोसिन लैंप। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पीतल और तांबा निर्माण केंद्र है। यहाँ पर ताम्रपत्र, पंचपात्र, सिंहासन,
कचननाथ, पूजा में फूल में मिठाई चढ़ाने वाली थालियाँ। वाराणसी की बात करें तो धातु की मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी के श्रीनगर गांव में बड़े शंख जैसे आंखों वाली पारंपरिक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ताम्रपत्र के बारे में आपको पता है कि ताम्रपत्र क्या होते हैं? ताम्रपत्र क्या होते हैं पता है क्या आपको? पारा और दर्जा। यहाँ के पारंपरिक कारीगर ठठेरा कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी ले जाने के पात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समय के साथ मिट्टी, चमड़ा, कैनवास, जस्ता के बने पात्रों को विकसित हुए थे। इसको बदला एक प्रसिद्ध जस्ता का जल पात्र है जिसमें कपड़े से लपेटा जाता है और इसके ढक्कन एक गिलास लगा होता है। बदला का अर्थ बादल, क्लाउड है, जो पानी का प्रतीक है। जोधपुर बदला बनाने का प्रमुख केंद्र है। पहले यह सोने चांदी से सजाने वाला राजघरानों का पात्र था, लेकिन अब आम लोगों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाने लग गया। इस शिल्प के प्रमुख कारीगर कंसारा कहलाते हैं। आपने कभी देखा है, आप अजमेर गए होंगे, अजमेर के अंदर जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो पानी भर के रखते हैं, एक बहुत बड़ा चमड़े का थैला जैसा होता है, उसके अंदर पानी भर के रखते हैं और आगे से उसके अंदर जो है पानी निकालते हैं। आप जानते हैं उसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं उसको? मशक। हाँ, एक होती है सुराही, गोल आकार होता है इसका, बदला बोलते हैं जो अर्धवृत्ताकार होता है, और केतली होती है, ये आयताकार होती है। बंगाल के बाद में अपन आ जाते हैं तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर कांस्य की प्रतिमाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध ये परंपरा पल्लव, चोल, पांड्य व नायक काल से चली आ रही है। प्रतिमा बनाने की जो कारीगरी स्थपति कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रतिमा निर्माण। स्थपति स्वयं को विश्वकर्मा समुदाय का सदस्य मानते हैं। विश्वकर्मा कौन थे? आपने कल बताया, शिल्पीकार थे देवताओं के। प्रमुख जो प्रतिमा निर्माण केंद्र है मदुरै है, कारेकुड़ी है, श्रीवल्लीपुथुर है, रामनाथपुरम, स्वामी मलाई है, चिदम्बरम है। स्वामी मलाई सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पे कांस्य प्रतिमाएं विशेष रूप से बनाई जाती हैं। नटराज की विश्व प्रसिद्ध कांस्य की जो प्रतिमा स्वामी मलाई की प्रमुख पहचान है। कोई बता सकता है कि नटराज की मूर्ति सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई थी? हमें बनाई तो चोला डायनेस्टी में थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? एलिफेंटा केव से नहीं। चलिए आप पढ़ के आना नटराज मूर्ति के बारे में। बहुत विशेष चीज़ें हैं उसके अंदर। जो उन्होंने एक डमरू पकड़ा हुआ है इस हाथ के अंदर, वो माना जाता है कि पूरी दुनिया का जो भी साउंड है वो ग्रह जो बहुत बड़ा साउंड निकला था डमरू से, उससे बनी है। इसके अंदर जो अग्नि है, अनंत जलने वाली अग्नि, जो एसोसिएट है उनके डिस्ट्रॉय नेचर से। उसके बाद में एक हाथ है जो एश्योरेंस दे रहा है भक्तों को कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। और एक जो है हाथ जो है आपको पैर की तरफ, जो अभंग मुद्रा बोलते हैं इसको, पैर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो आपको सच्चाई के मार्ग पे यानी जो मोक्ष के मार्ग पे ले जा रहा है। एक जो है पैर से लात मारी जा रही है, उस पैर को बताया जा रहा है कि जो आपके दिमाग के अंदर जो भी माया है उसको हटा रहे हैं। तो आपने नीचे से एक छोटा सा बोना देखा होगा, वो बोना जो है वो उसकी पूरी एक स्टोरी है, आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। उसको जो है अपने पैर से दबा रहे हैं, वो उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो शिव जी हैं वो उसको दबा रहे हैं। वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो ईगो है, जो जटाएं हैं हमारे पास, वो गंगा नदी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि गंगा नदी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था कि भाई मेरे जो फ्लो है वो कोई नहीं रोक सकता, और उन्होंने अपनी जटाओं के अंदर वश में कर लिया था गंगा को। तो वो उसके बारे में है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे उनका जो सांप है, जो नाग देवता है, जो नाग देवता कुंडली चक्र सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र होते हैं ना, षष्ठी चक्र भेदन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कभी आपने एक हाथ देखा होगा शिव जी का, एक हाथ जो है, एक जो नाग है उसने पकड़ रखा है शिव जी को, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है वो 100% डिटैच नहीं होता, उसको कोई ना कोई जो
संसारिक मोह माया है वो बांध के रखती है, कोई भी जो 100% डिटेच नहीं हो पाता। अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा शिव जी के जो नटराज मूर्ति की है, वो शानदार है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। धातु की प्रतिमाएं देखो तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के अंदर प्रमुख है। दुर्गा की एक त्रिमूर्ति है और कन्नाडी असम के अंदर दर्पण धारण करने वाली देवी है। और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है वो त्रिमूर्ति है। और दुर्गा की जो मूर्ति आयताकार आकार में स्थापित की गई है। आर्ट मेटल जो है हमारे पास धातु अलंकरण। धातु अलंकरण जो है प्रमुख केंद्र जयपुर, मुरादाबाद और दिल्ली है। धातु अलंकरण को 5 प्रकारों में बांटा जाता है। हेमरड ऑर्नामेंटेशन बोलते हैं जिसको, चेम्स ऑर्नामेंटेशन, परफोरेट ऑर्नामेंटेशन और पियर्स ऑर्नामेंटेशन और रेपुसे ऑर्नामेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, हथौड़े से उभार कर सजाया जाता है। दूसरे वाले के अंदर धातु पर नक्काशी करना। और तीसरा है छिद्र युक्त सजावट। और चौथा है हमारे पास डिजाइन के अनुसार धातु को काट कर सजाना। और पांचवा है धातु को पीछे से उभार कर आकृति प्रदान करना। रेपुसे का उभार नक्काशी वाराणसी और जयपुर की प्रसिद्ध धातु सजावटी तकनीक है। इसमें धातु की सतह पर उभरी हुई आकृति बनाई जाती है। पहले डिजाइन को रूपरेखित हथौड़े से बिंदुओं से रूपरेखा प्रदान करी जाती है। इसके बाद धातुओं को उल्टा करके मोम या राल, सरसों का तेल और ईंट के चूरे से मिश्रण पर रखा जाता है। इस मिश्रण कुशन का कार्य करता है, जिससे जो है रेप्सो कार्य के दौरान धातु सुरक्षित रहती है। मतलब ये माना जाता है कि जैसे मान लो कोई अपन को कोई एक वो बनाना है, कोई मूर्ति बनानी है, तो उसके अंदर छेद कर देंगे बहुत सारे छेद करके और उसको उखाड़ देंगे। अब इसके नीचे जो है हमारे पास सरसों का तेल, राल और मोम, इन सबको मिला के ईंटों का चूरा मिला के उसके नीचे लगा देंगे। अब फिर क्या है, ऊपर से हथौड़े से मारा जाएगा। तो क्या होता है कि जब नीचे अगर कोई पोली जगह रहती है तो धातु में क्रैक आ जाता है, तो उस क्रैक को बचाने के लिए इस तरीके की जो है क्रिया करी जाती है। आर्ट मेटल चेंजिंग जो है, चेंजिंग धातु की सतह पर कुंदन जो है छेनी के डिजाइन उकेरने के लिए कला का नाम है एक तरीके से। इस प्रक्रिया में छेनी हथौड़े की सहायता से धातु की सतह पर छाप बनाई जाती है। इसमें पेंचिंग, नक्काशी और एंचिंग के द्वारा सजावट की जाती है। रेखाओं और बिंदुओं को कलात्मक ढंग से व्यवस्थित कर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। एंचिंग जो है नक्काशी के समान होती है, लेकिन इसमें रेखाएं अधिक पतली और सतही होती है। आर्ट मेटल मुरादाबाद और धातु नक्काशी के प्रकार। नक्काशी जो है अपने पास 3 छड़ी सतह पर की जाने वाली नक्काशी डिजाइन के अनुसार गहरे और साधारण निशान बनाए जाते हैं। खुदाई बोलते हैं, बिना पॉलिश किए हुए पीतल पर की जाती है। इसमें जो धसे हुए भाग डिजाइन उभारा जाता है। इसके अंदर एक होती है बिंदरी, काले रंग की पृष्ठभूमि पर चांदी की सजावट की जाती है। मुरादाबाद में टीन पॉलिश द्वारा सफ़ेद पृष्ठभूमि पर सुनहरे डिजाइन बनाए जाते हैं। बारी काम होता है, मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा किए जाने वाला अत्यंत महीन और उत्कृष्ट धातु शिल्प है। दिल्ली में अपने आर्ट मेटल वेयर के लिए प्रसिद्ध है। कोफ्त के ये मुमकारी और कोफ्तकारी है, सुनिए। तरकशी धातु एवं चांदी के तार जड़ने की कला को बोलते हैं अपन। और मुंबतकारी जो होती है धातु सजावट की एक शैली है। इसमें सतह पर उभरे हुए स्तरों पर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसमें वस्तु परत एवं आकर्षक दिखाई जाती है। बिंदरी कला और कश्मीरी, गंगा जमुना तहजीब, जो गंगा जमुना एवं कच्छ के अंदर देखते हैं अपन। बिदरी कला जो होती है हमारे पास, बिदरी कला एक पारंपरिक केंद्रीय जो बीदर कर्नाटक है। वर्तमान में बीदर के अनेक कारीगर हैं, हैदराबाद में भी इस कला का अभ्यास करते हैं। कश्मीर की धातु कला कौन कौन सी? कश्मीर अपनी धातु नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे वॉकिंग स्टीन, सुपारी कटर, सिलाई, ऊन कार्य के उपकरण हैं, धातु की प्लेटें, बगीचे की कैंची, कटार, तलवारें, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। हुक्के का है गंगा जमुनी शैली के अंदर। हिमाचल की तलछटी के अंदर गंगा जमुनी शैली की धातु कला प्रसिद्ध है। इसमें पीतल और तांबे की एक वस्तु में जर्मन सिल्वर के संयोजन किया जाता है। कच्छ, यहाँ पे गहरी नक्काशी करी जाती है। चंदनबान एक ऐसा पात्र है जो जग और स्प्रिंकलर दोनों का कार्य करता है। स्प्रिंकलर समझते हैं आप, जिससे वो बहुत सारे पानी छोड़ा जाता है ना। आर्ट मेटल और फिलिग्री धातु सजावट की एक विशिष्ट कला है। इसमें सोने या चांदी के अत्यंत पतले तारों
को मोड़कर बुनकर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। प्रमुख केंद्र कौन से हैं? कटक है उड़ीसा के अंदर और करीमनगर है तेलंगाना के अंदर। हाथी दांत शिल्प आइवरी। आइवरी का परिचय देखते हैं। भारत में आइवरी से तात्पर्य हाथी के दांत एलिफेंट टस्क से है। प्राचीन काल में हाथी दांत पर नक्काशी कर विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि आभूषण बनाए जाते हैं, मूर्ति कला बनाई जाती है, सजावटी नक्काशी है, पियानो की चाबियां हैं या शतरंज की गोटियां हैं। अगर आप आइवरी की बात देखेंगे तो अगर आप जो बौद्ध धर्म के जो जातक होते हैं, जातक ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध है वो एक जन्म पहले हाथी का जो है जन्म लिया था, उन्होंने हाथी के रूप में जन्म लिया था और अपना जो दांत है वो एक राजा को दान दिया था ताकि वो प्रजा का कल्याण कर सके। इसलिए जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर जो आइवरी है या हाथी दांत को जो है दान का सिंबल माना जाता है, कल्याण का। हाथी दांत का जो स्रोत है, भारत में प्रयुक्त अधिकांश हाथी दांत अफ्रीका से आयातित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एशिया वाले जो हाथी होते हैं उनके दांत बहुत छोटे होते हैं और कारीगरी के लिए अच्छे नहीं होते वो, इसलिए जो अफ्रीका के जो बड़े दांत होते हैं लंबे वाले वो मंगाए जाते हैं, जिससे पूरा एक तरीके से बहुत लंबा दांत होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। भारतीय और अफ्रीकी हाथियों में अंतर उनके अनुप्रस्थ काट पर दिखाई देने वाली घुमावदार रेखाओं से पहचाना जा सकता है। हाथी दांत के प्रकार कौन कौन से हैं? सॉफ्ट आइवरी मुलायम हाथी दांत, इसमें नमी अधिक होती है और तापमान परिवर्तन से प्रभावित होता है। हार्ड और ब्राइट आइवरी अधिक कठोर तथा टिकाऊ होता है, उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रयुक्त माना जाता है। ये हाथी दांत का प्रयोग, हाथी के दांत का प्रयोग भाग किसी न किसी उपयोग में लाया जाता था। पॉलिशिंग के दौरान निकलने वाला हाथी दांत का चूर्ण भी उपयोगी माना जाता है। इसका उपयोग भारतीय स्याही तथा कुछ पारंपरिक औषधियों में किया जाता है। आयुर्वेद के अंदर जो है भस्म होती है ना, हाथी के दांत की भस्म का बहुत अच्छा वो बताया गया है कि कई जड़ी बूटियों के अंदर हाथी के दांत की भस्म डाली जाती है, जिससे उसकी जो एक्यूरेसी है या उसका जो क्योर करने की जो तरीका है वो बढ़ जाता है। हाथी दांत आइवरी को देखेंगे। ऐतिहासिक महत्व क्या है? प्राचीन विश्व में भारत में प्रसिद्ध बनने वाली प्रमुख व्यापारिक जो उत्पाद आइवरी या लोबान और मलमल शामिल थे। सूरा के कुछ नमूने आज भी सुरक्षित हैं जो हाथी दांत के कारीगरों के उत्कृष्ट और नाजुक नक्काशी कला का प्रमाण देते हैं। वैदिक ग्रंथों में भी हाथी दांत के कारीगरों का उल्लेख मिलता है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यताओं के देवताओं देवियों की हाथी दांत से बनी मूर्तियां व नक्काशीदार वस्तुएं मिलती है। जो मोहर मिली थी ना हमें पशुपतिनाथ की, वो भी हमारे पास हाथी दांत की बनी हुई थी। 16वीं शताब्दी के एक यात्रा वृत्तांत में विजयनगर के प्राचीन महल हाथी दांत के सुसज्जित एक कक्ष का उल्लेख मिलता है हमारे पास। निर्माण प्रक्रिया क्या थी? हाथी दांत काटने का कार्य अत्यधिक कौशलपूर्ण होता है। यह कार्य 2 कारीगरों द्वारा धनुषाकार भारी आरी की सहायता से किया जाता है। इसके बाद हाथी दांत को पेंसिल से डिजाइन बनाया जाता है। आवश्यक भागों को बहुत सावधानी से काटकर और विभिन्न प्रकार की छेनी की सहायता से बारीक नक्काशी करी जाती है और ताकि उसमें वस्तुओं में कोई क्षति ना हो। नक्काशी पूरी होने के बाद सैंड पेपर से चिकना किया जाता है। भारत में प्राचीन काल से हाथी दांत का उपयोग धार्मिक मूर्तियों से लेकर दरवाजों की चौखट तक अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा आमेर के अंदर जो एक गेट लगा हुआ है सुख मंदिर के अंदर, उसमें जो गेट है वो पूरा आइवरी से बना हुआ है। अब ये थोड़ा आप देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। हाथी दांत स्थापत्य सजावट और सूक्ष्म नक्काशी हाथी दांत का उपयोग, इसमें भी कुछ नहीं है। हाथी दांत केरल की बात कर लेते हैं। हाथी दांत शिल्प के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ हाथी दांत पर सुंदर चित्रकारी की समृद्ध परंपरा रही है। पहले ये सतह को सैंड पेपर से चिकना किया जाता है, फिर पेंसिल से चित्र बनाकर इसकी वही बात आ गई वहाँ पे पूरा का पूरा। हाथी दांत का राजस्थान के अंदर देख लेंगे तो राजस्थान की विशेष जयपुर हाथी दांत की नक्काशी और हाथी दांत की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र रहा है। जयपुर के हाथी दांत कलाकृति राजसी वैभव और शाही संस्कृति को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ के कारीगरों को राजाओं सामंतों संरक्षण प्राप्त था। हाथियों से बनने वाली जो तलवार, कटार या अंजार के जो हत्थे होते हैं वो बनाए जाते थे। होदा जिसे बोलते हैं, हाथी के ऊपर रखा जाने वाला आसन बोलते हैं। पालकी है, या हथियारों की सजावटी चीज़ें होती हैं। जयपुर के कारीगर अन्य उपयोगी सजावटी वस्तुएं भी थी, जैसे ट्रे बोलते हैं जिसे अपन गिलास
के ऊपर जो ऊपर लगे रहते हैं, आभूषण है, हत्थे का आकार है, पशु पक्षियों के मछलियों के आकार खिलौने हैं। प्रसिद्ध हाथीदांत शिल्प कौन सा है? बरताना है ना, अत्यंत सुंदर पंखे हैं और बारीक जलाशय हैं हमारे पास। हाथीदांत गुजरात एवं पंजाब के अंदर देखेंगे तो महुआ जिला भावनगर लंबे समय से हाथीदांत शिल्प का प्रमुख केंद्र रहा है हमारे पास। पंजाब के अंदर अमृतसर हाथीदांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ हाथीदांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध रहा है हमारे पास। यहाँ पे शतरंज के सेट अत्यधिक बारीक और जटिल नक्काशी से सजाए जाते थे। प्रत्येक मोहरों को बड़ी नजाकत, सुंदरता व रंगीन अलंकरण से सजाया जाता था। आपको किसी राजा के बारे में याद आ रहा है क्या जिसने शतरंज खेलते हुए पूरी प्रजा, पूरी सल्तनत को ख़त्म करवा दिया था? दिल्ली में आ जाइए। हाथीदांत, दिल्ली हाथीदांत की नक्काशी का एक प्रमुख केंद्र रहा है। दिल्ली में हाथीदांत से बनने वाली प्रमुख वस्तुएं शतरंज है और ये बिलियर्ड्स की गेंदें हैं, गणितीय स्केल है, इत्र की शीशियाँ हैं, कंपेस्ट है, पेपर नाइफ है, कागज़ काटने वाले क्लिप हैं, बुक मार्क हैं, छोटे सजावटी डिब्बे हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। टोकरी निर्माण देख लेते हैं अपन। टोकरी निर्माण के अंदर जो बास्केट चटाई बुनाई मानव द्वारा विकसित सबसे प्राचीन हस्तशिल्पों में से एक है। इसमें घास, तिनके और बेलों की आपस में बुनकर, बेल जो होती है ना जो पेड़ों पे लगती हैं, आपस में बुनकर वस्तु बनाई जाती है तथा बहुत कम औजारों की आवश्यकता होती है इसके अंदर। भारत में घास की कटाई को धार्मिक एवं पवित्र कार्यों के लिए स्वच्छ एवं शुभ माना जाता है। टोकरी और चटाई बनाने की प्रमुख कच्चा माल कहाँ है? बांस से, बेत से और सरकंडा से, घास से, ताड़ के पत्ते से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में टोकरी और चटाई बुनने की तकनीक अलग अलग है, लेकिन मूल सिद्धांत बुनाई और आपस में जोड़ने का ही होता है। ये शिल्प आज भी ग्रामीण भारत में दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, भारत सरकार ने जूट के जो कट्टे होते हैं, जूट के कट्टे आपने देखे होंगे, उसको 100% चीनी के लिए और उसके लिए 100% कर दिया है, क्योंकि किसानों की मदद करना चाहती है भारत सरकार। जूट का क्या होता है, बहुत बड़े घास होती है एक तरीके से, उसको यहाँ काट यहाँ से जड़ से ऊपर से काटा जाता है और जो आसपास की नदियाँ होती है उसके अंदर सीधा छोड़ दिया जाता है एक बांध बना के, और वो उसके अंदर पानी जाता रहता है और वो ऐसे तैरती रहती हैं। उससे क्या होता है, उसकी जो छीले जो होती है वो अंदर से जो मतलब बिल्कुल बारीक बारीक हिस्सों में टूट जाती है वो। फिर उसके बाद में उसको सुखाया जाता है, फिर उसको जूट बना के रस्सी टाइप के बना के उसको बुना जाता है। ऐसे जूट के कट्टे बनते हैं इससे, इस तरीके से। जूट को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जहाँ पे नदी बदी होती है उसके आसपास ही उगाया जा सकता है ये। क्लाइड बास्केटरी, जो क्लाइड बास्केटरी है, टोकरी बनाने की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है और ये बुनाई से मिलती जुलती है। इस तकनीक में सबसे पहले आधार के केंद्र में एक कुंडली बनाई जाती है, फिर इसे सर्पिल रूप में धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ाया जाता है। इच्छित ऊंचाई आकर प्राप्त होने तक कुंडली को चौड़ा किया जाता है। प्रत्येक कुंडली को सिलाई जैसी जो पड़ियाँ से जो कुंडली के साथ मजबूती से बांधा जाता है। मुख्य प्रकार टाइप कौन से हैं? साधारण, ओवरक्लाइन और फिंगर ऑफ 8। बास्केट बंगाल और असम के अंदर आपको ज़्यादा दिखेगी। बंगाल के जो काइल्ड बास्केट है में कुंडली के जोड़ने के लिए बांस की पतली पट्टियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ खुदरे भंडार पात्रों से लेकर जो सुंदर आभूषण डिब्बे तक अनेक प्रकार की टोकरियाँ बनाई जाती है। बंगाल की प्रमुख बुनाई तकनीकें कौन कौन सी है? एक तो प्लेटेड बास्केटरी है, और एक ट्विल बुनाई है, और एक रैप्ड वर्क है। ये 3 है। असम के अंदर कौन कौन सी है? कामरूप, शिवसागरम, नौगांव और कछार। एक शीतल पाटी चटाई असम और बंगाल में प्रसिद्ध है। यह ठंडी सतह प्रदान करती है, इसलिए गर्मियों में सोने के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाती है। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में मसलंद चटाई अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुंदर सजावट और आकर्षक फिनिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। टोकरी व शिल्प विविध उत्पादन परंपराएं कौन सी है? एक तो होती है पंथी नामक एक लंबी चटाई बनाई जाती है जिसकी लंबाई 100 गज से अधिक होती है और 200-300 लोग बैठ सकते हैं। इसका उपयोग विवाह, भोज एवं अन्य धार्मिक सामाजिक समारोह में किया जाता है। यह कला अब विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है, वल्नरेबल है। भारत की प्रसिद्ध टोकरी लक्ष्मी टोकरी होती है, जिसमें अंदर की ओर बेत और बाहर की ओर बांस की
लिपि बनाई जाती है। भारत में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में टोकरी बनाने की अलग अलग शैलियों और डिजाइन विकसित हुई है। प्रत्येक टोकरी किसी विशेष उपयोग के अनुसार बनाई जाती है। कोहारी एक प्रकार की टोकरी है जिसे लचीली जो बेत की पट्टियों को मोड़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग चावल धोने व मछली के पानी निकालने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा एक जो पतली पत्तियाँ होती हैं, लंबी लंबी पतली पतली सी, उनको एक के अंदर एक यूँ ऐसे डिजाइन में फंसा के और इस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके डिजाइन में फंसा के बनाया जाता है। शंकु जो कॉनिकल है आकार के बांस के बेत बने कई उत्पाद मछली पकड़ने के उपकरण के रूप में भी किए जाते हैं। जाकी है, ताड़ है। ताड़ का पत्र तो आप जानते हो ना, ताड़ पत्र सुना है नाम। बाद में व्यापक रूप से पाया जाने वाला इसके पत्तों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में टोकरी, चटाई व अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए बनाया जाता था। अगर आप बात करेंगे लिपि की तो ताड़ के पत्रों पे ही लिखते थे अपन। ताड़ का जो पत्र है उसके ऊपर ही लिखते थे। अगर आप देखेंगे ताड़ पत्र पे तो हमारी जो हिंदी लिपि है, आपको पता है कि हमारी हिंदी की कौन सी लिपि है? और इंग्लिश की? इंग्लिश की कौन सी लिपि है? लैटिन। हिंदी की देवनागरी और इंग्लिश की लैटिन। मैं आपको बता दूं, कभी आप किसी के सामने बोलेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ना तो हिंदी की कोई लिपि है और ना ही अंग्रेजी की कोई लिपि है। इन दोनों भाषाओं की कोई लिपि है ही नहीं दुनिया में। झटका लग गया क्या? लिपि वो चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा उस भाषा को लिखा जाता है दूसरों के लिए। एक चिन्हों की एक श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से उस भाषा को लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं लिपि। हर भाषा की लिपि हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर लिपि की भाषा हो ये जरूरी है। लिपि जब भी बन सकती है जब भाषा होगी, भाषा होगी तो लिपि होगी, ठीक है। लेकिन हर भाषा की लिपि हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी हिंदी भाषा की कोई लिपि नहीं है, इंग्लिश भाषा की कोई लिपि नहीं है। आगे आ जाओ। हैं दक्षिण भारत टोकरी एवं चटाई शिल्प। दक्षिण भारत में टोकरी, चटाई और बेत से बनी वस्तुओं उपयोग घरेलू सामान के उपयोग में अत्यधिक विकसित किया गया है। इसमें से कारीगरों की कल्पनाशीलता, कौशल और श्रम स्पष्ट दिखाई देता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में ताड़ से बने उत्पादनों का प्रसिद्ध है। आपको पता है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसकी जो लिपि है, संस्कृत की लिपि जानते हो क्या आप कौन सी है? संस्कृत भाषा की लिपि जानते हो क्या आप कौन सी है? क्या हुआ? संस्कृत भाषा की लिपि नहीं पता क्या आपको? लिपि कौन सी है संस्कृत भाषा की? अरे अपने पास सारे विद्वान लोग बैठे हैं जो 20-20 साल से गाइडिंग कर रहे हैं, ऐसे मत करो यार। कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर हो आप। धूल माटी कराओगे आप मेरी। बांस एवं ब्राह्मी तो लिपि है या भाषा है? ब्राह्मी है। देवनागरी जो है वो हमारे पास संस्कृत की लिपि है। देवनागरी हिंदी की नहीं है, देवनागरी संस्कृत की लिपि है। जो संस्कृत ने हिंदी को उधार दे रखी है कि भाई आपके पास कोई लिपि नहीं है तो आप हमारी उधार ले जाओ, तो संस्कृत की लिपि है देवनागरी। और अगर आप देवनागरी को देखेंगे तो देवनागरी उल्टी तरफ से राइट यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लिखी जाती है। वो इसलिए लिखी जाती है कि जो हमारे ताड़ के जो पत्र हैं वो बहुत मजबूत हैं। मजबूत होने के कारण क्या करते हैं, जब हम सीधी रेखाएं यानी कि कलम से किसी भी चीज़ से सीधी रेखाएं खींचते हैं तो वो बीच में से फटता नहीं है। इसलिए जो आपको जितने भी देवनागरी के अक्षर दिखेंगे वो आपको खड़ी पाई में दिखेंगे। पाई समझते हो ना, खड़ी पाई आड़ी पाई।
खड़ी पाई में दिखेंगे। खड़ी पाई का मतलब होता है यूँ खड़े खड़े जो जो ऐसे डंडे वंडे दिखेंगे ना, वो खड़ी पाई में दिखेंगे, क्योंकि ताड़ के पत्ते मजबूत होते हैं। लेकिन जब आप साउथ के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे केलों के पत्ते पे लिखी जाती थी। तो केलों के पत्ते जैसे आप सीधा खींचोगे ना, तो केले का पत्ता फट जाएगा। इसलिए आप जब जो लिपि देखोगे कन्नड़ की, तेलुगु की, तो वो जलेबी की तरह यूँ घूमी हुई दिखेगी आपको, है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, पहली बार पता चलेगी आपको ये बात। चलिए बढ़िया। टोकरी बनाने के अलावा बांस और बेत के उपयोग फर्नीचर व अन्य आधुनिक वस्तुओं के निर्माण में की जाती है। बांस और बेत से बने फर्नीचर आकर्षक आधुनिक प्रतिष्ठान माने जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में उनकी अच्छी मांग है। त्रिपुरा बांस के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। विशेष टोकरियाँ मणिपुर, बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा के अंदर देख लेंगे। चेम्बोर्क जो मणिपुर के अंदर फेमस है टोकरी, और लक्ष्मी टोकरी बंगाल की प्रसिद्ध टोकरी है। कश्मीर के विलो टोकरी बिना अतिरिक्त सजावट के बनाई जाती है, और ओडिशा में स्वर्ण घास के उत्कृष्ट हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत के अंदर ताड़ पत्र शिल्प एवं चटाइयाँ बनाई जाती हैं, और दक्षिण भारत में ताड़ के पत्रों से विभिन्न प्रकार की उपयोगी एवं सजावटी वस्तुओं का उत्कृष्ट परंपरा विकसित हुई है। पुदुचेरी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, और सक्कटम चटाई बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पे। केरल की कोरा घास जो है चटाई के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। स्क्रू पाइन, रीड, कोई घास या टप्पर चटाई बोलते हैं, जिसको क्रूस पाइन एक झाड़ी है जिसका उपयोग चटाई बनाने के लिए किया जाता है। और रीड जो है खोखले तने वाली एक मजबूत घास है। इससे बनी चटाइयों बहुत टिकाऊ होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भी रीढ़ की चटाई अपन को अवशेष मिले। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में नदी किनारे उगने वाली कोरई घास एक अत्यधिक महीन चटाई बनाने के लिए काम में ली जाती है। हाथी दांत जैसी सफ़ेद चटाई बिना किसी डिजाइन के भी अपनी सादगी, मुलायम बनावट व आकर्षक के रूप में है। इसके प्रमुख डिजाइन मलाई इकुलम और गोपुरम। टप्पर चटाई बिहार पालुम जिले के पैमानों में बनाई जाती है। बेत उत्पादन, बेत जो होता है इसको कैन प्रोडक्ट बोलते हैं अपन। बेत जो है जिसे रटन भी कहा जाता है, एक प्रकार का चढ़ने वाला पाम है। इसकी लंबी पतली ठोस कई गांठों वाली तने होते हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई तक चढ़ सकता है। बेत के तनों को सुखाकर उनकी हरी भरी परत हटा दी जाती है, जिसमें अत्यंत मजबूत हो जाता है। बेत की छड़ों को आपस में मोड़कर ग्रामीण हस्तशिल्प की रस्सी तथा केबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेत से बनने वाले सबसे उपयोगी व आकर्षक उत्पाद फर्नीचर हैं। बेत का फर्नीचर मजबूत, टिकाऊ और सजावटी दोनों होता है। उत्तर प्रदेश में बिहार किस जो सिक्की घास बोलते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर बांस, बेत व रेफिया के टोकरी व अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज, बरेली व वाराणसी रेफिया उत्पादों का प्रमुख केंद्र है हमारे पास। सिक्की घास जो होती है, सिक्की घास से हस्तशिल्प उत्तरी बिहार व उत्तरी प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध है। इनका निर्माण मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिक्की घास बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार बांस के हस्तशिल्प के प्रसिद्ध बांस का उपयोग अनेक प्रकार की वस्तु बनाने में किया जाता है। पानी को रखने के पात्र, रसोई के साधारण उपयोग सामान, अनाज भंडारण के बड़े पात्र के लिए बहुत इतना ही ज्ञान आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं डुल जाएगा रास्ते में। मैं सोच रहा हूँ कि इन क्लासों के बाद में अपन एक क्लासेस चालू करेंगे जो सभी गाइडों के लिए चालू करेंगे, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की धार्मिक और कलाकृतियों से रिलेटेड और जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप कभी क्लाइंट के सामने हो तो आपको, क्लाइंट को और सबको मजा आए सुनने के अंदर। आपको ये तो विश्वास हो गया होगा कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लाइंट को बतानी चाहिए हमें, और हमारा फ़ायदा भी होगा उससे कहीं ना कहीं। तो हो सकता है मैं चालू करूँ सितंबर बाद में, तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा। ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई एक प्रोग्राम चालू करा जाएगा, एक क्लास चालू करी जाएगी जिसमें हम सब भाइयों का फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, आज के लिए आपका कोई सवाल हो या आपके कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो अपन कल मिलते हैं। शुभ रात्रि आप सबको। शुभ रात्रि।